कांग्रेस वालों ने कसम खाया हुआ है कि देश में ना तो हम अच्छा करेंगे ना किसी को अच्छा करने देंगे। अभी जितने भी शिप्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं, कहीं पे शिप्स को डुबा दिया जा रहा है, तो इस पूरे मामले में ना आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, स्ट्रेट ऑफ हरमुज का। अब ये स्ट्रेट ऑफ हरमुज क्या है भाई? स्ट्रेट ऑफ हरमुज वही चेक पॉइंट है जहां से इंडिया का 60% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। यहाँ तक कि दुनिया का 27% सी बॉर्न ऑयल यहीं से गुजरता है और इसके सबसे नैरो जगह 21 नॉटिकल माइल्स वाइड है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है, इसके ऊपर कंट्रोल है ईरान का और जो बाकी के एक्सटर्नल पावर्स हैं उनका। अब क्योंकि भाई ईरान के अंदर वॉर चल रहा है और जो बाकी के एक्सटर्नल पावर्स है वो भी इन्वॉल्व है, तो उसके कारण यहाँ से जो शिप्स वगैरह गुजर रहे हैं उनको परेशानी हो रही है। सोचिए कि जब ऐसे क्रिटिकल चेक पॉइंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है तो फिर जो ग्लोबल ट्रेड है और एनर्जी सप्लाईज है वो कितने वल्नरेबल हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारे पास इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्या हम दूसरा रास्ता नहीं अपना सकते हैं? अपना सकते हैं, हमारे पास एक अल्टरनेटिव है। और वो तो शुक्र मनाइए कि 2014 में सरकार चेंज हो गई थी, नहीं तो अगर सरकार चेंज नहीं होती ना तो ये अल्टरनेटिव रास्ता भी हमारे पास नहीं रहता। ये जो अल्टरनेटिव रास्ता है इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और ये हमारे अपने मरीटाइम नेबरहुड में ही है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इस क्रिटिकल शिपिंग लेन के ऊपर बैठे हुए हैं। और यहाँ से दुनिया का 25% सी बॉर्न ट्रेड गुजरता है और लगभग $3.5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है। यहाँ तक कि चाइना का 83% से ज्यादा एनर्जी सप्लाई यहीं से होकर निकलता है। और इन सबसे भी ज्यादा तगड़ी बात यह है कि ग्रेट निकोबार इस क्रिटिकल लेन के सिर्फ 19 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है और इस चीज के कारण हमारे कंट्री को डीप वाटर ज्योग्राफी और सर्विलेंस रेंज का नेचुरल एडवांटेज मिलता है। अब ये जो नेचुरल गिफ्ट हमारे कंट्री के पास है, इसको देखिए कि थोड़ा कांग्रेस पार्टी ने कैसे कैसे बर्बाद किया था। कांग्रेस पार्टी जब रूलिंग गवर्नमेंट में थी तब उन्होंने इस नेचुरल गिफ्ट को ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ दिया। कोई इस्तेमाल नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही सड़ रहा है, सड़ने दो। और इस चीज के कारण हम कई सालों तक दूसरे कंट्रीज को पैसा देते रहे, जैसे कि कोलंबो हो गया, सिंगापुर हो गया और पोर्ट क्लांग जैसे जो फॉरेन हब्स हैं उनके ऊपर हम डिपेंडेंट रहते थे और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्हें देते रहते थे। वहीं पे दूसरी तरफ जो चाइना है, आपको पता है कि चाइना डोमिनेट करता है पोर्ट इंडस्ट्री में, तो चाइना अपने पोर्ट जैसे कि हम्बनटोटा हो गया, ग्वादर हो गया, तो उसमें इन्वेस्ट करता रहा है और खुद को वहां पे एस्टैब्लिश कर लिया। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2021 में करंट रूलिंग गवर्नमेंट ने 81,000 करोड़ रुपए का ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया, जिसके तरफ की कांग्रेस ने कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा। ठीक वैसे ही जैसे कि नेहरू चाचा ने ये कहकर हमारे जमीन को चाइना को दे दिया था कि भाई वहां पे तो कुछ उगता ही नहीं है, वो तो बंजर जमीन है। और इस प्रोजेक्ट के तहत एक डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा जिसकी नेचुरल डेप्थ 20 मीटर से ज्यादा होगी और इसमें 3 बर्थ होंगे। और इसका मतलब है कि अब हमें अपने कार्गो शिप के लिए जो दूसरे कंट्रीज है, जो दूसरे पोर्ट्स हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अब इस पोर्ट से होने वाले कुछ और फायदों की अगर आप बात करेंगे तो इसके कारण 50 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे, लार्ज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और एक पूरा मैरीटाइम सर्विसेज इकोसिस्टम बनेगा। और इस पोर्ट के कारण 2000 से 3500 करोड़ रुपए तक का जो एनुअल फॉरेक्स है वो भी बचेगा। इसका मतलब है कि पहले जो हम 2000 से 3500 करोड़ रुपए दूसरे देश के पोर्ट्स को पे करते थे, वही पैसा अब हमारे ही देश में रहेगा। और इस पोर्ट को अगर आप हमारे कंट्री के सिक्योरिटी के नजर से देखेंगे तो ये भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये पोर्ट इंडियन नेवल और कमर्शियल फुटहोल्ड सीधा चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसमें कि हम्बनटोटा हो गया, ग्वादर हो गया और याकप्यू आते हैं, तो उसको काउंटर करेगा और इंडो पैसिफिक में इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बढ़ाएगा। अभी जिस तरीके की सिचुएशन हो रहा है, जिसके कारण कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज चोक पॉइंट जैसा बन चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारे कंट्री को एक एज देगा बाकी के कंट्रीज के ऊपर। और अच्छी बात यह है कि 16 फरवरी 2026 को ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ सारे चैलेंजेस को कैटेगोरिकली डिसमिस कर दिया है और डायरेक्टली कहा है कि इस प्रोजेक्ट की नेशन के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और 2022 के इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में इंटरफेयर करने का कोई गुड ग्राउंड है ही नहीं। अब जैसे ही इस प्रोजेक्ट को एनजीटी से क्लियरेंस मिला, उसके बाद तो आपको पता ही है कि हमारे देश का जो ऑपोजिशन है उसका क्या काम है। ढंग के मुद्दे तो ये लोग उठाते नहीं है, लेकिन जो ढंग के काम होने वाले होते हैं, हमारे देश के लिए जो बढ़िया काम होते हैं, उसको रोकने में ये लोग कभी पीछे नहीं रहते। कांग्रेस के लीडर्स ने कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चला दिया इस पूरे प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। सोनिया गांधी ने इसे प्लान्ड मिस एडवेंचर और इकोलॉजिकल डिजास्टर बता दिया और कहा कि ये तो शॉम्पेन और निकोबारिस ट्राइब के लिए एसेंशियल थ्रेट है। जयराम रमेश ने भी इसे इकोलॉजिकल डिजास्टर इन द मेकिंग कहकर हॉल्ट करने की डिमांड की और राहुल गांधी ने पार्लियामेंट और ऑनलाइन इन्हीं बातों को एम्पलीफाई किया और अपने आप को ट्राइबल राइट्स प्रोटेक्टर दिखाने लगे। जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट जैसे टेरर स्ट्राइक की थी, तब कांग्रेस ने प्रूफ मांगा था और डाउट क्रिएट किया था। उसी प्रकार से जब राफेल फाइटर जेट्स खरीदे गए थे तो इन्होंने स्कैम चिल्लाना शुरू कर दिया था। और अब जब हमारा देश मलक्का पर एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट बना रहा है, तब इसको ये लोग अलग अलग तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस ये पहली बार कर रही है, इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा भाई। जब भी देश का कुछ भला होने वाला होता है, कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो ये लोग अपना
पैर अड़ाने आ जाते हैं। एक तरफ ईरान और हरमुज की वार दिखाती है कि ग्लोबल एनर्जी और ट्रेड कितना फ्रेजाइल है, वहीं पे हमारी कंट्री जब ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक अल्टरनेटिव पाथ बनाती है तो कांग्रेस उसे भी रोकने आ जाते हैं। मतलब कांग्रेस वालों ने कसम खा लिया है कि देश में ना तो हम कुछ अच्छा करेंगे और अगर कोई कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा तो उसे भी रोकेंगे।